जय हिंद दोस्तों। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज दो महापुरुष जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों का जन्म दिवस है। तो महात्मा गांधी जी के विषय में तो हम सब जानते ही हैं लगभग सब कुछ, और उनकी बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा स्वतंत्रता संग्राम में, स्वदेशी जागरण में, उससे राष्ट्र परिचित है। तो मेरी ज़्यादा इच्छा हुई कि आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय पर थोड़ा सा चर्चा करूं। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। और इनके नाना के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके नाना रामनगर स्टेट के जमींदार थे, और इनके पिता जो है शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, ये पहले टीचर थे, स्कूल टीचर। बाद में इनका जो है इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया था, और ये प्रमोट हो गए थे एज अ क्लरिकल। इनका सिलेक्शन हुआ था, फिर ये प्रमोट हो गए थे एज तहसीलदार। बट 1.5 साल के जब शास्त्री जी थे 1906 में इनके पिताश्री का देहावसान हो गया। 1.5 साल से भी कुछ कम ही आयु थी शास्त्री जी की। तो इनकी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई, क्योंकि कायस्थ समाज से आते थे, इनका ओरिजिनल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। तो पहले क्या था कि कायस्थ जो है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर और अकाउंटेंट होते थे। तो एक पुराना ट्रेडिशन था, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले उर्दू और फारसी भारत की भाषा हुआ करती थी, राजभाषा मुगलों के समय। तो उर्दू सीखने का कायस्थों में ट्रेडिशन था। तो इनकी मौलवियों से शुरुआती ट्रेनिंग हुई उर्दू भाषा में। फिर उन्होंने हरीश चंद्र स्कूल ज्वाइन किया, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था। पर 1921 में जब गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने बनारस में एक मीटिंग किया, जिसको इन्होंने अटेंड किया, तो उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। और उसके बाद ये हुआ कि ये लाला लाजपत राय के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को ज्वाइन किया, जिसको लोक सेवा मंडल भी कहा जाता था। और मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बाकी जितने भी महापुरुष थे, उन लोगों के प्रेरणा देने पर और जी.बी. कृपलानी साहब के इंस्टेंस पे इन्होंने काशी विद्यापीठ ज्वाइन कर ली, क्योंकि कृपलानी जी का कहना था कि आपको शिक्षा ज़रूरी है देश निर्माण के लिए। और ये जो काशी विद्यापीठ थी, इसके फाउंडर्स में कृपलानी जी भी थे, और ये राष्ट्रवादी संस्थान था, इसका अंग्रेज़ों से कोई संबंध नहीं था। तो इन्होंने फ़िलॉसफी में अपना ग्रेजुएशन किया, और अपनी परंपरा में, हिंदू मतलब भारतीय शिक्षण परंपरा में ग्रेजुएशन को, डिग्री को शास्त्री कहा जाता था। तो इनको वहाँ से शास्त्री उपाधि मिली। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको आचार्य कहते हैं। अभी भी संपूर्णानंद वगैरह में जो पढ़ते हैं उनको यही डिग्रियाँ दी जाती हैं इसी नाम से। तो उसके बाद ये फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए। उससे पहले गांधी जी के इंस्टेंस पर इन्होंने दलित समाज के जो गरीब तबके के लोग थे, हरिजन्स के लिए काफ़ी सेवा कार्य किए। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी दिन तक सोशल वर्क करते रहे। फिर धीरे धीरे ये कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर हो गए, और 1930 के बाद जितने भी मूवमेंट हुए उनमें जेल गए। 1939 में इंडिविजुअल सत्याग्रह में जेल गए, फिर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए। उसके बाद जो है इनको पहले यूपी का सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस का। और फिर क्या कहते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो रफ़ीक अहमद किदवई साहब, क्योंकि सेंटर में मिनिस्टर हो गए थे, उनकी जगह इनको मिनिस्टर ऑफ पुलिस बनाया गया। ये डिपार्टमेंट होता था जैसे आज का गृह मंत्रालय होता है, इस तरह से राज्य में। गोविंद बल्लभ पंत उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मिनिस्टर ऑफ पुलिस रहते हुए इन्होंने 2-3 रिफॉर्म्स किए। एक तो बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की परंपरा इन्होंने शुरू करवाई, और पुलिस में भी इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत की, उस समय कोशिश की गई महिलाओं की भर्ती की। दूसरा इन्होंने कार्य ये किया कि एक नियम ये बनाया कि जो हमारे कोई प्रोटेस्टर है, पीसफुल प्रोटेस्टर, तो उन पर लाठी चार्ज की जगह वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए। और दंगे फसाद के दौरान जो हिंदू सिख रिफ्यूजी अफगानिस्तान से आए थे, उनको रिहेबिलिटेट करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और क्योंकि ये सांप्रदायिकता के बहुत खिलाफ थे, तो इन्होंने जो है सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। और ये इसके साथ साथ इन्होंने जातिवाद के भी बहुत खिलाफ थे। तो इन्होंने अपना नाम जो श्रीवास्तव था उसको अपने टाइटल जो था
तो उसको नहीं यूज़ किया ज़िंदगी में कभी, हटा दिया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री नाम से ही जाने गए। फिर 1951 में जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए पंडित नेहरू द्वारा, और चुनाव में इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट सिलेक्शन वगैरह में इनकी भूमिका रही, जीत में इनका अहम रोल रहा। फिर इनको रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। फिर तमिलनाडु में एक ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1956 में। उसके बाद कुछ समय बाद ये गृह मंत्री बना दिए गए, और गृह मंत्री ये लगभग 2-2.5 साल रहे। फिर के कामराज प्लान एक आया था, जिसके तहत जो सीनियर लीडरान हैं कांग्रेस के, वो इस्तीफा दे देंगे और संगठन के लिए काम करेंगे, और जो युवा नेता हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्लान के तहत शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया, मुरारजी देसाई और बाकी तमाम बड़े लीडरों के साथ। फिर पंडित नेहरू का देहावसान हो गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए 2 कैंडिडेट्स थे, मुरारजी देसाई साहब और शास्त्री जी। तो के कामराज और सिंडिकेट के बाकी लीडरान जो थे, उन्होंने शास्त्री जी को सपोर्ट किया, और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। उस समय भारत कई सारी समस्याओं से झेल रहा था, जिसमें से एक समस्या फूड ग्रेन की थी, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया, और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गुजरात में जो सरदार पटेल ने अमूल डेयरी और ये सब का पूरा कॉन्सेप्ट लाया था, और मुरारजी देसाई तो उसको पूरे पहले आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, उसको पूरे गुजरात और फिर पूरे देश में स्टार्ट किया इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने मैंगलोर पोर्ट का उद्घाटन किया, और आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी उसका भी उद्घाटन किया उसको। इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य, जैसे लोगों को एक दिन फास्ट रखने के लिए कहा कि गरीब लोग खाना खा सकें, और जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि 62 में ही हम चीन से युद्ध भी हारे थे। तो देश के मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस के इन्होंने बहुत मेहनत की, और यही नहीं, होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया, जो 74 में हम पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया हमने। उसके बाद 98 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो इस तरह से इसको भी इन्होंने प्रमोट किया, और नेहरू जी की बाकी जो पॉलिसीज़ थी उनको भी इन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर और बाकी सब। ना सिर्फ ये, बल्कि लिंडन जॉनसन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने अमेरिका की वियतनाम में बॉम्बिंग्स की और निर्दोष लोग मारे गए, तो उसकी इन्होंने निंदा की, बावजूद इस बात के कि हमको अमेरिका से फूड ग्रेन पर डिपेंड करना पड़ता था। तो इस सब के साथ एक बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे, और इनके कैबिनेट में इंदिरा गांधी भी मिनिस्टर रही, और बाकी तो तमाम लोग रहे ही जो उस समय के बड़े बड़े महापुरुष थे। तो उसके बाद 65 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में चर्चा भी की है। उस समय हमारे रिसोर्सेज बहुत कम थे, और उस सब के बावजूद इन्होंने एक एग्जेम्पलरी लीडरशिप दिखाई, और पाकिस्तान को हमारी फ़ौजों ने जो है क्रश किया बहुत बुरी तरह से, और बाहर ढकेलने, न सिर्फ बाहर ढकेला बल्कि उनके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करने में सफल हुए। और उसी समय हम दोनों ही समस्याओं से झेल रहे थे, एक तो फूड क्राइसिस और दूसरा हमारे देश के जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे। तो दोनों ही क्राइसिस को इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जय जवान जय किसान नारे के साथ इन्होंने देश को नेतृत्व प्रदान किया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया था सितंबर में ही, सितंबर के एंड में। फिर सोवियत संघ के पहल पर ताशकंद में बैठक हुई, जिसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, और 10 जनवरी को ये डिक्लेरेशन साइन किया गया, और उसी रात को 11 जनवरी को इनका देहावसान हो गया। इसके विषय में ये कहा गया है एलिजिडली कि ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई, पर ये एक मिस्ट्री का प्रश्न है, क्योंकि इस पर कई प्रश्न भी उठाए। स्वयं उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इस पर प्रश्न उठाया, कुलदीप नैयर जो पत्रकार थे उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया, और अनुज दार एक और पत्रकार हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी प्रश्न उठाया। यहाँ तक कि कुलदीप नैयर और अनुज दार जी ने इस पर RTI भी फाइल की, पर गवर्नमेंट ने, क्योंकि दूसरे देशों से संबंध खराब हो सकते हैं, इस नाते इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं दी। आप अनुज दार के वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनके कई चैनल्स के साथ इंटरव्यू हैं, उनकी राइटिंग्स भी अवेलेबल हैं, उससे आपको इस विषय पे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और इनके डेथ से संबंध में एक फिल्म भी आई थी ताशकंद फाइल्स करके, विवेक अग्निहोत्री की, वो भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो शास्त्री जी एक ऐसे महापुरुष थे जो इस देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक कहे जा सकते हैं। जब इनके
डेथ हुआ तो इनकी पत्नी के पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। यहाँ तक कि इनकी एक बेटी बीमार हो गई और उसकी डेथ हो गई जब ये मिनिस्टर हुआ करते थे, तब भी इलाज कराने के पैसे इनके पास नहीं थे। इस स्थिति से गुजरे, बड़ी मुश्किल से एक सेकेंड हैंड कार खरीद पाए थे अपने जीवन में। उसी के बाद जब इनकी ये स्थिति हुई तब ये नियम बनाया गया कि भाई जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आवास जो है उनके परिवार को, उनकी पत्नी, कम से कम पत्नी तक को उनकी डेथ के बाद जब तक वो जीवित है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो इनके योगदान को हम प्रणाम करते हैं दोस्तों, और अपनी बात को मैं विराम देता हूँ यहीं पे। जय हिंद, वंदे मातरम।